नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुद्दा में आज हम बात करेंगे प्रवासी मजदूरों की। वो मजदूर जो देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जो मजदूर है वो करने में और अपना खून पसीना बहाते हैं और ऐसे में बेहतर करने की कोशिश लगातार करते हैं। लेकिन आज वो मजदूर मजबूर क्यों है? आज मजदूर दाने दाने को मोहताज क्यों नहीं है? और दाने दाने को मोहताज है और आज मुफलिसी में जीने को मजबूर भी है। देश लॉकडाउन है, काम धंधे पूरी तरह से बंद है, फैक्ट्रियां बंद है, सड़कों पर कंस्ट्रक्शन का काम भी बंद है। ऐसे में मजदूर क्या करें, क्या ना करें, ये एक बड़ी समस्या है। देश में कोरोना का कहर जारी है। हर रोज लोग कोरोना के कहर से मर रहे हैं। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, काम ठप है। मेहनतकश मजदूर दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। काफी समय से लॉकडाउन होने के चलते मजदूरों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मजदूर आज लाचार हैं, मजबूर हैं, मुफलिसी में जी रहे हैं। मजदूर के पास न काम है न पैसे हैं। ऐसे में दिहाड़ी मजदूर अपनी जिंदगी कैसे काटे, कैसे जिए, कैसे बच्चों की पेट की आग बुझाएं? अब उनके पास अपने गांव जाने के सिवा कोई चारा नहीं है। इसलिए देश का मजदूर कहता है कि हमें घर जाना है, अपनों के बीच रहना है। लेकिन अब राज्य सरकारों को चिंता सता रही है कि अगर वो दूसरे राज्यों से अपने राज्य आएंगे तो समस्या बढ़ जाएगी। इसलिए कई राज्य फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ हुई मीटिंग में मुख्यमंत्रियों ने मजदूरों को लाने की अपील की थी। केंद्र सरकार ने देश के हर कोने में फंसे मजदूरों को मंजिल तक पहुंचाने का फैसला किया। हजारों मजदूर अपने घर भी पहुंच चुके हैं। कई राज्यों ने मजदूरों का स्वागत किया, लेकिन कई राज्य अब रोड़े अटका रहे हैं। पहले मजदूरों को बोझ समझने वाले राज्य अब मजदूरों से राज्य न छोड़ने की अपील कर रहे हैं। मजदूरों को राज्य विकास में सहयोग देने की अपील कर रहे हैं। लेकिन जब मजदूर खाने के लिए बिलख रहे थे, कई दिनों से दाने दाने को मोहताज थे, प्यासे रहकर लॉकडाउन का पालन कर रहे थे, तब किसी की चिंता नहीं की। मजदूरों ने राज्य को मजबूती दी है। कभी किसी ने एक टाइम खाना दे दिया और अपना फर्ज निभा लिया। अब जब मजदूर मुफलिसी की जिंदगी से छुटकारा चाहते हैं तो राज्यों के मुखिया उन्हें रुकने की अपील कर रहे हैं। लेकिन मजदूर रो रहा है, बिलख रहा है। इनकी किसी को चिंता क्यों नहीं है? हमारा बच्चा 1 साल का होने वाला है, लेकिन इसके दूध की तकलीफ के लिए हम जा रहे हैं गांव इसके लिए। इसको पैसा नहीं है हमारे पास। अब कैसे जाएंगे? अब देखो क्या करेंगे, जाएंगे पैदल जाएंगे और क्या करेंगे। अभी कुछ तो उधर खाने की भी नहीं है ना, ये बच्चा क्या खिलाएंगे? नहीं तो दूध पीता है, पैसा भी नहीं है हमारे लोग के पास। हम लोग 7-8 आदमी हो, हम लोग को रूम में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम लोग खाना पीना कुछ नहीं पाते, हम लोग को रहने का ठिकाना भी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कुछ समझ नहीं आ रहा है। साला हम लोग रोड पे जो मिल रहा है थोड़ा बाकी खा रहे हैं, तो क्या फायदा है हम लोग को? कोई कहीं सहारा भी नहीं है। प्रवासी भारतीयों ने अपने खून पसीने से जिस राज्य को सींचा है, मुसीबत की घड़ी में उन राज्यों ने उनका ख्याल नहीं रखा। अब कई राज्य मजदूरों से अपील कर रहे हैं कि वो राज्य को छोड़कर ना जाएं। कर्नाटक, हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड जैसे राज्यों ने मजदूरों को ना छोड़ने की अपील की है, क्योंकि अब इन राज्यों में अब कुछ काम शुरू हो गया है। मजदूरों की जरूरत है। उन्हें डर है कि ये चले जाएंगे तो काम कौन करेगा? कैसे कंस्ट्रक्शन का काम होगा? कैसे फैक्ट्रियां चलेंगी? सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को अपने राज्य के प्रवासियों को महाराष्ट्र से वापस लाने से साफ इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार बंगाल के लिए 2400 प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिए तैयार थी। 2 ट्रेन स्टेशन पर लगी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने हरी झंडी नहीं दी। एक भी ट्रेन की मांग रिक्विजिशन बंगाल की सरकार ने अब तक नहीं किया। मैं कैसे मेरा ये दर्द बताऊं कि सुबह से शाम तक लोग जब रोते हैं तो बंगाल की ये सरकार उनको वापस लाने के लिए रेल की दफ्तर से रेल भी नहीं मांगते। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मजदूरों को अपनी मंजिल पर पहुंचा रहे हैं। दूसरे राज्यों से ट्रेन के जरिए और बसों से अपने प्रदेश में ला रहे हैं। बिहार सरकार मजदूरों को ला रही है, लेकिन काफी सख्ती के बाद। झारखंड में ट्रेन के जरिए रोज मजदूरों को लाया जा रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने लॉकडाउन के बीच राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों को न लौटने की अपील की। राज्य सरकार ने प्रवासियों को उनके राज्य में भेजने के लिए व्यवस्थित सभी स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया, क्योंकि मजदूरों के वापस जाने से व्यवसाय, भवन निर्माण और औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। हरियाणा सरकार ने भी मजदूरों को नहीं जाने की अपील की है। अब सवाल यह है कि मजदूरों को केंद्र सरकार भेजने के लिए
ट्रेन मुहैया करा रही है तो अब रोड़े क्यों? पहले राज्य सरकार क्यों कहती थी कि मजदूर चले जाएं? मजदूरों को पहले बोझ क्यों समझा जाता था? अब मजदूरों की जरूरत है तो अपील क्यों? जब भूखे पेट मजदूर सोते थे तब उनकी चिंता क्यों नहीं थी? ब्यूरो रिपोर्ट, APN। सवाल तो बहुत खड़े होते हैं। सवाल ये भी है कि जब अब केंद्र की हरी झंडी मिल गई है तो फिर राज्य सरकारें क्यों रोड़ा अटका रही है? क्यों नहीं उनको अपने घर भेजा जा रहा है? सवाल ये भी है कि जब वो क्वारंटीन में रहेंगे तो उसका इंतजाम कैसे किए जाएंगे? तमाम राज्य सरकारें किस तरह के इंतजाम करेंगी? बहुत सारे सवाल है, उस पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। रमेश चंद्र रतन जी हमारे साथ हैं, नेता हैं बीजेपी के। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ अजय अरोड़ा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। राजू शेट्टी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष है स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के। बहुत स्वागत है राजू जी आपका भी। और साथ ही हमारे साथ अनीशा मिश्रा जी जुड़ गए हैं, प्रदेश महामंत्री है भारतीय मजदूर संघ के। अनीश जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा अनीश जी आपसे ही है, क्योंकि मजदूरों की यहाँ पर बात हो रही है और आप बहुत बखूबी तरीके से मजदूरों की जो समस्या है वो उठा पाएंगे। सर, लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि जो केंद्र सरकार है वो इजाजत नहीं दे रही है, वो हरी झंडी नहीं दे रही है, लिहाजा सरकारें तो लाना चाहती है मजदूरों को, लेकिन कैसे लेके आए? कुछ राज्य सरकारों पर केंद्र जो सरकार है वो रियायत बरत रही है और यही वजह है कि वो राज्य सरकारें अपने मजदूरों को वापस ला रही है। लेकिन अब तो केंद्र सरकार की हरी झंडी मिल गई, फिर उन पर सियासत क्यों? जी नेहा जी, मैं अभी आपका जो ब्यूरो रिपोर्ट में सुन रहा था, देख रहा था, अभी भी राज्य सरकारें मजदूरों को टूल की तरह यूज कर रही हैं। जब आवश्यकता नहीं थी तब मजदूर बोझ की तरह नजर आ रहे थे। आज उद्योग चलाने के लिए मजदूर की आवश्यकता है तो टूल की तरह यूज कर रहे हैं। एक जो संवेदनशीलता मजदूरों के साथ जो निभानी चाहिए, मुझे लगता है राज्य सरकारों ने उसमें बहुत बड़ी कमी दिखाई है। अगर जो वो एक राज्य सरकार मजदूरों के प्रति गार्जियन की तरह काम करती, मजदूरों की चिंता करती, लॉकडाउन के कारण जो मजदूर एकदम भूखा सोया अपने घरों के अंदर, मुझे लगता है राज्य सरकारों ने उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की है। इसलिए मजदूर भागने के लिए अपने गांव, अपने घर की तरफ मजबूर है। ठीक है। रमेश जी, पहले तो ये कहा जा रहा था कि जो मजदूर है वो उनके घर तक पहुंचे, इसके लिए राज्य सरकारें बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध है। लेकिन जब केंद्र सरकार ने हरी झंडी दी कि अब ठीक है, ट्रेनें भी चलाई जा रही है, बसेस भी चलाई जा रही हैं कि इनके जरिए जो मजदूर है वो अपने घर तक पहुंचे, लेकिन उसके बाद भी जो राज्य सरकारें हैं वो रोड़ा अटका रही हैं। देखिए नेहा जी, सबसे पहली बात तो यह है कि इस वैश्विक महामारी कोरोना में ये जो विश्व की बीमारी है, ये किसी पार्टी से, जाति से, धर्म से, किसी से नहीं है। और इसमें देश ने जो है एकजुटता जिस तरीके से भिन्न भिन्न संगठन और सरकारों का जो स्वरूप राज्यों का जो रहना चाहिए किया भी है। लेकिन इसमें जो है बार बार यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने सभी मुख्यमंत्रियों से समय समय पर वार्ता की है और उसका जो है जो योद्धा हैं इस कोरोना को इसको लड़ने के लिए उनका सम्मान और वो सब चीज समीक्षा करते हुए अनेक बार ये देखा गया कि भाई कितना क्या रेशियो है, कैसे होना चाहिए, इसकी चिंता करते हुए अभी जो है मुख्यमंत्रियों से डिस्कशन हुआ माननीय मोदी जी का, और डिस्कशन पर ये चिंता जाहिर की कि जो अप्रवासी जो श्रमिक हैं या छात्र हैं या सेनानी हैं वो राज्यों में फंसे हैं, उनको किस तरीके से कैसे भेजा जाए। तो इसकी मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मोदी जी, अमित शाह जी को, पीयूष गोयल जी को, और उनके आदेश पर ये तय किया गया कि स्पेशल जो है श्रमिक ट्रेन जो है चलाई जाएं और उन्होंने हरी झंडी भी दी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि लोगों को कैसे जानकारी नहीं है कि होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस के मुताबिक इस देश में आपका स्टेट वाइज संपूर्ण भारत का नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं और रेलवे ने भी, चाहे वो DRM हो, चूंकि मैं बीइंग एक भाजपा नेता के साथ साथ मेरे पास चेयरमैन पैसेंजर सर्विस कमेटी का भी दायित्व है, तो नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं और इसमें बड़ा स्पष्ट डायरेक्शंस हैं कि श्रमिक, मजदूर, सेनानी, छात्र। सर, आपने एकजुटता की बात की है रमेश जी, सवाल इस बात का है कि भूखे पेट कैसे एकजुटता दिखाए इंसान, कैसे मजदूर एकजुटता दिखाए और कैसे ये कहे कि हाँ हम तो राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए हम तो तत्पर हैं, प्रतिबद्ध हैं। नेहा जी, केंद्र सरकार ने जो अहम भूमिका निभाई है, चाहे अनाज की है, चाहे खाद्य सामग्री की है, जिस तरह से लॉकडाउन से पूर्वी जो व्यवस्था, जो सरकार का जो लोग जो खिल्लियां उड़ाते थे,
चाहे जो 10 करोड़ परिवारों को जो शौचालय है, 8 करोड़ महिलाओं को जो गैस का चूल्हा है, 2 करोड़ लोगों के पास आवास है, 18,000 गांव में बिजली है, 36 करोड़ लोगों का जनधन योजना है। सीधा पैसा उनका जो है उनके खातों में भेजा जा रहा है, किसानों के खातों में भेजा जा रहा है। अनाज की व्यवस्था बंटवारा प्रॉपर तरीके से राज्यों के माध्यम से, संगठन के माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, जब एक डिसाइड कर दिया गया होम मिनिस्ट्री के डायरेक्शंस के मुताबिक कि स्टेट गवर्नमेंट के नोडल ऑफिसर रेलवे के साथ टाई अप करके स्क्रीनिंग करके एक सूची दें, वो सूची रेलवे के अधिकारी को दे करके वो प्रॉपर गंतव्य स्थान पर भेजने के लिए 1 से 50 ट्रेनें जो है निकल भी चुकी हैं और उनकी प्रॉपर चिंता करते हुए तमाम जगह उनका वेलकम हुआ है। आश्चर्य की बात यह है, इस समय भी इस वैश्विक महामारी में राजनीतिक रोटियां सेकने का काम लोग कर रहे हैं। नहीं, सवाल इस बात का है, ठीक है, मजदूरों का चिंता आज है, लेकिन क्या उनको जो है उस समय का ध्यान नहीं, मैं नहीं राजनीतिक बातें करना चाहता इस समय, लेकिन उनके ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 रुपया भेजते 15 पैसे, उस समय मजदूरों को ख्याल नहीं था। आज ये सरकार कटिबद्ध है, क्योंकि रोज लाने खाने वाले लोगों को माननीय मोदी जी ने भी अनेक बार कहा है तो उनकी चिंता है। हम लोग चिंता सर, कर आप रहे चिंता कर रहे हैं, लेकिन देश के सामने जो स्थिति बनी हुई है उसके मुताबिक जितनी सहायता उन्हें मिलनी चाहिए, क्या उतनी मिल रही है? राजू जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सरकार कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है हम तो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई वो कोशिश, वो मदद मजदूरों तक पहुंच रही है? कुछ भी मदद मजदूरों तक नहीं पहुंच रही है। एक तो केंद्र सरकार की गलती ये हो गई कि इन्होंने जो लॉकडाउन किया वो कम से कम 6-7 दिन पहले डिक्लेयर करना चाहिए था, और इनको ये डिक्लेयर करना चाहिए था कि जिसको ये लॉकडाउन तकरीबन 2 या 3 महीने तक भी चल सकता है। जब तक पूरी तरह से कोरोना कंट्रोल नहीं होता तब तक ये लॉकडाउन चल सकता है। इसलिए अगर जिसको अपने अपने क्षेत्र जाना है, अपने अपने घर जाना है, प्रदेश में जाना है, तो जाने के लिए 8-10 दिन उनको मोहलत देनी चाहिए, और तभी अगर लॉकडाउन टाइट किया होता तो उसका फायदा होता और लोग अपने अपने गांव जाते। लेकिन इन्होंने रात को 8 बजे डिक्लेयर किया और 12 बजे से लॉकडाउन का अमल शुरू हुआ। इससे जो गरीब आदमी है, जो मजदूर है, जो बाहरी राज्यों से आए, उनको बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ी। और ये सब लोग, गरीब लोग, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लोग हमारे मेहमान हैं, हम उनकी मेहमानबाजी करेंगे, उनके खाने पीने का व्यवस्था करेंगे, लेकिन ये सब भाषण में रहा, कुछ हुआ नहीं। और इन गरीबों को ना खाना मिला, ना रहने के लिए जगह मिली, और ये नौबत यहाँ तक आए कि ये लोग भूखे मरने लगे। इसलिए रात को इनको चोरी छुपके से पैदल अपने अपने प्रदेश में जाने की कोशिश करनी पड़ी। पुलिस ने उनको डराया, धमकाया, और जो सम्मान मिलना चाहिए, आखिरकार ये मजदूर भी इंसान है, इनको भी कुछ सम्मान मिलना चाहिए। रीढ़ की हड्डी, विकास की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन जिस तरह से सम्मान इन मजदूरों को मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है। और बेशक गलती केंद्र सरकार के, राज्य सरकारें भी ये जो स्थिति है वो कंट्रोल करने में नाकाम रही है। ठीक है, सवाल यहाँ पे अजय जी आपसे है कि तमाम सरकारें आई, तमाम गई, ये स्थिति आज की नहीं है। आज तो चलिए कोरोना वायरस है जिसकी वजह से हालात इस कदर हो गए हैं, लेकिन मजदूरों की सुध आज तक नहीं ली गई। उनके बारे में क्या सोचा गया? सरकार तो आपकी भी रही। नेहा जी, श्रमिक और कामगार राष्ट्र निर्माण के दूत हैं, और मैं अनिल राजू जी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। मैंने पूरा सुना इनको, नेहा जी, और निश्चय ही मजदूरों के साथ अन्याय हुआ। और अभी भारतीय जनता पार्टी के रमेश जी ने अपनी पीठ थपथपाई, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। मेरा तो जब से देश आजाद हुआ ऐसी घटना तो 1947 में भी नहीं हुई जो दृश्य देखने को मिले। नेहा जी, मजदूर, श्रमिक पैदल सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गंतव्य में, अपने गांव में पहुंच रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ, और कईयों ने तो रास्ते में दम भी तोड़ दिया। नेहा, और सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, और अभी पीठ थपथपा थे रमेश जी। इन्होंने, हमें याद है जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मनरेगा की बात की,
तो वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने बड़ा चिल्ली उड़ाई, बड़ा मजाक उड़ाया। आज उसी के निमित्त काम हो रहा है। दूसरी बात, लेकिन यहाँ अजय जी बात आप भी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है ना कि जहां पर आपकी सरकारें हैं, आपकी राज्य सरकारें, राज्यों में सरकारें हैं, वहां पर भी तो हालात खराब है, वहां पर भी तो मजदूरों को खाने के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ रहा है, राशन नहीं मिल पा रहा है। ये कहाँ तक सही है, मुझे बताइए कि सरकारें एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रही है, राज्य सरकारें केंद्र पर ठीकरा फोड़ रही है, केंद्र राज्य पर ठीकरा, लेकिन इस बीच पिस तो मजदूर रहा है। नेहा जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। जहाँ तक राज्य सरकार की आपने बात की, जहाँ कांग्रेस शासित राज्य हैं, राज्य सरकारें हैं, और उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील भी की कि उन्हें सुविधाएं प्राप्त की जाएं, चाहे पीपी किट, टेस्टिंग किट हो, चाहे भोजन की व्यवस्था हो और चाहे आर्थिक मदद हो। नेहा जी, केंद्र सरकार ने जैसे अभी जब हमारे यहाँ अमेरिका के प्रधानमंत्री डॉक्टर राष्ट्रपति ट्रंप आए थे, तो किस प्रकार से अहमदाबाद के आयोजन में 100 करोड़ रुपए का खर्च आया। मैं राजनीति करना नहीं चाहता नेहा जी, लेकिन एक बात रखना चाहता हूँ, क्या प्रधानमंत्री आपने जो ये फंड इकट्ठा किया है इस महामारी में, क्या उसके निमित्त जो मजदूर इन्होंने घोषणा की थी नेहा जी कि आप रेलवे से ये अपने क्षेत्र, अपने गांव जा सकते हैं, और 85% केंद्र देगा और 15% राज्य देगा। मुझे लगता नहीं नेहा जी, अभी सुबह जब मैं उठा प्रातःकाल में आपका चैनल देख रहा था, तो वहाँ पे तस्वीरें वायरल हो रही थी। जो लोग ट्रेन में बैठे थे, बसेस में बैठे थे, वो कह रहे थे कि टिकट हमने खरीदी है। तो नेहा जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि जमीनी काम हो रहा है नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री जी को एक बात तो मालूम है नेहा जी, उनकी इस बात से मैं सहमत हूँ। उन्होंने कहा भारत के मजदूरों से, श्रमिकों से मैं माफी मांगता हूँ, तो निश्चय ही उन्हें पता लग गया कि भारत के मजदूर, भारत के श्रमिक इस मुसीबत में है। ठीक है रमेश जी, सवाल इस बात को लेकर है कि आरोप सीधा आपकी सरकार पर लग रहा है, और ये कहा जा रहा है कि एक तरफ तो मजदूरों के पास खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, राशन नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, जरूरत का जो सामान है वो भी उनके पास नहीं है, ऐसे में उनसे किराया भी वसूला जा रहा है, ये कहाँ तक उचित है? नेहा जी, पहले तो मैं हमारे कांग्रेस के साथी जिनका उनको मैं आईना दिखाना चाहूंगा, हमारे मित्र हैं कि जिनके खुद के शीशे के महल होते हैं, वो दूसरों के पत्थर मारने का उनका स्वभाव में कांग्रेस वालों का। मैं पूछना चाह रहा हूं कि आजादी के बाद का हवाला देते हुए उन्होंने तो मनमोहन सिंह तक ले आए। आजादी का हवाला देने वाले साथी कम से कम जो है 5 दशक तक इनके एक ही कुनबे ने राजपाट किया, लेकिन मजदूरी की बात हवाला देने वाले लोगों को आज तक तो चूंकि जमीन का उन्हें जमीन पे तो रहे नहीं, अगर रहे होते तो वो पार्लियामेंट में 10% तक की औकात उनकी विचारों की, कांग्रेसियों की नहीं रही। आज कुनबे का पार्टी, आज उनको इटली नहीं सर, पार्टी पे मत जाइए, आप सवाल पे आइए ना सर। क्या आप सवाल पे आइए, क्या किराया लेना उचित है क्या? मैं उस पर नहीं आना चाहूंगा, लेकिन मैं दोनों की बातें, जो पूर्व साथी उनकी भी बात को, लॉकडाउन का डिसीजन लेना मैं आज पूछना चाह रहा हूं। दूसरा, हमारे कांग्रेस के साथी, लॉकडाउन का डिसीजन अगर समय से पूर्व न लिया होता तो इटली की आबादी 6.4 करोड़ है और अमेरिका की आबादी 32.82 करोड़ है। आज हमारा रेशियो जो है, हम मृतक संख्या का जो रेशियो है वो 1000 के उस रेशियो में है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इन्होंने जिस तरह से देश में प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला, यानी वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया का, भारत का पहला नंबर है लॉकडाउन सिस्टम से। सर आप मुद्दे पे आइए सर, यहाँ मजदूरों की बात हो रही है ना सर, मजदूरों की बात हो रही है रमेश जी, मजदूरों पे आइए सर। मुझे इतना बताइए, जो मेरा सवाल था मुझे उसका जवाब चाहिए सर। क्या मजदूरों से किराया लेना उचित है? क्या मजदूरों से किराया लेना उचित है क्या रमेश जी? मजदूरों की चिंता राज्यों में क्यों है? मजदूरों की चिंता यूपी में क्यों नहीं है? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं है? अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में क्यों नहीं है? खाली कांग्रेस शासित राज्य है या जहां शोरगुल का नहीं, ये विपक्षी लोग आज भी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। हमारा, मैंने कहा ना, भारत की सरकार कटिबद्धता के साथ निर्माण कर रही, समय समय पर प्रवक्ताओं ने, पार्टी ने भी इसको क्लियर किया है
कि उनको स्क्रीनिंग करके जो सूची दी जाती है रमेश जी, खाने सहित रमेश जी, proper आप न्याय सारी को बातें भेजा जाता बताएंगे? है। नहीं, आप Crime सारी बातें topic है। बताएंगे, मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। मैं कह रही हूँ कि क्या जो किराया लिया गया है मजदूरों से वो क्या उचित है? ऐसा है, ये राज्य सरकार नोडल ऑफिसर और केंद्र के रेलवे का जो टाई अप किया है, इनके ही यहाँ ये बवाल क्यों है? किराया लेने वाला सिस्टम अन्य राज्यों में क्यों नहीं आ रहा? प्रॉपर जो है इनके ही राज्य में केरल में क्यों है, महाराष्ट्र में क्यों है, राजस्थान में क्यों है? इनका ये घड़ियाली आंसू जो मजदूरों के प्रति आज सिर्फ जो कहीं इनका कोई कार्यकर्ता कहीं अनाज खाद्य सामग्री बढ़ते हुए देखा बिहार में भी है, या तो बिहार में भी है। या तो भाजपा या जो अन्य संस्थाएं इस देश की एकजुटता लगा करके इस कोरोना जैसी बीमारी में सहायता कर रहे हैं, खाद्यान्न सामग्री अंतिम क्षण तक पहुंच रहे हैं, लेकिन इनको राजनीतिक लोग कैसे काम कर रहे हैं? इनको आसमानी घड़ियाली वाले, अगर ऐसा होता तो 150 ट्रेन गंतव्य स्थानों पर स्वागत करते हो, क्यों पहुंचती? रेलवे कोई किसी टाइप का किराया या कोई वो तो बैठाल करके प्रॉपर, ये टाई अप जो है राज्य का है, केंद्र सरकार का नोडल ऑफिसर के बीच का है। ठीक है अनीश जी, सवाल इस बात को लेकर है कि आपने सुन लिया कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों पर ठीकरा फोड़ रही है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर, लेकिन इस वक्त जब मजदूरों के पास राशन नहीं है, वो उनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है, वो बहुत बड़ी समस्या में है। बांट रहे हैं तो पूछ लीजिएगा, कहाँ बांटा, अन्न बांटा है? मेरी बात सुनिए, ठीक है, समस्या में है, एक सेकंड सर आएंगे आपके पास। समस्या में है कि वो कैसे अपना पालन करे, कैसे परिवार का पेट पाले। उस बीच अगर उनसे किराया वसूला जाता है, उस बीच अगर उनके लिए जो ट्रेनें रखवाई जाती है वो कैंसिल कर दी जाती है। कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार ने कैंसिल कर दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती है कि हम तो नहीं लेके आएंगे मजदूरों को। ये कहाँ तक उचित है सर? एक तरफ आप मजदूरों को रीढ़ की हड्डी बताते हैं, दूसरी तरफ इस तरह से अन्याय, क्या ये उचित है? मैं जी उसमें मेरा ये कहना है कि मजदूरों के ऊपर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। मजदूरों के ऊपर किसी जो मजदूर पैसा देने में सस्ते में किराया दे सकता है वो देने के लिए तैयार है। ये जो बिना पूरी जानकारी किए कांग्रेस को लोगों को सिर्फ मुद्दा चाहिए सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए, और सरकार भी बहुत सारी चीजों में प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ करके कदम उठा करके दुनिया के अंदर एक अपना कोरोना से लड़ाई के खिलाफ एक स्थान खड़ा किया है, आगे बढ़ के कदम उठाया है। हम भारतीय मजदूर संघ के नाते हम उनका अभिनंदन करते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ बहुत सारी राज्य सरकारों ने मजदूरों के प्रति जो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी तो उसके अंदर कमी रही है। तो इसके अंदर दो कैटेगरी रखनी चाहिए। जो मजदूर अपनी किराया देकर के जाना चाहता है, दे सकता है, तो किराया देने के लिए तैयार है, वो कोई नहीं पूछ रहा। हाँ, कुछ मजदूरों के साथ दिक्कत हो सकती है जिसके पास किराया नहीं है, राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो मिलकर के उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। अरे सर, रो रहे हैं लोग रो रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, वो उनको सिर्फ इसलिए नहीं लेके जाया जा रहा क्योंकि उनके पास किराए के लिए पैसे नहीं है। ये आप बताइए, ये कहाँ तक उचित है सर? इसी बात पर मैं आ रहा हूँ। इस मुद्दे पर गंभीरता से काम करने के बजाय राजनीति ज्यादा हो रही है। राज्य सरकारों को चाहिए कि राजनीति ना करें। मैं योगी जी ठीक है राजू जी, राजनीति दरअसल क्या इस मसले पर राजनीति होनी चाहिए? अगर हो रही है तो ये कितनी निंदनीय है? निंदनीय एकदम। जो मजदूर जो वास्तव में राजू जी से सवाल है मेरा। अपना पूरा जी। हेलो जी राजू जी, ये इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है जैसा कि लगातार आरोप लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि राजनीति हो रही है, क्योंकि वो देखिए जो मजदूर भूखे हैं, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है और उनके पास कहाँ से पैसे आएंगे, क्योंकि तकरीबन 70-80 दिनों से वो बेकार है, उनको उनके हाथ में काम नहीं है, बिल्कुल खाने के लिए कुछ नहीं है, और वो किराए के लिए कहाँ से पैसे आएंगे? अगर इनके पास इतना पैसा होते तो इतने दूर ये मजदूर करने के लिए क्यों आते? और मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि हम विदेश से जो लोग आते हैं उनको किराया नहीं मांगते, वहाँ स्पेशल हम फ्लाइट भेजते हैं और वहाँ से विदेश से लोग हम बुलाते हैं। कोई और कहीं फंस जाता है तो उनको वहाँ से लाते हैं, और जो मजदूर यहाँ काम करने के लिए आए हैं, जो फंस गए हैं, जो भूखे हैं, उनको हम अनाज भी देते हैं। हम दावा करते हैं कि उनको हम अनाज दे रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, तो उनका किराया क्यों मांग रहे हैं? उनके पास किराया क्यों मांग रहे हैं? क्या जरूरत क्या है? क्या केंद्र सरकार इतनी गरीब हो गई है कि मजदूरों से पैसा मांगे? ठीक है रमेश जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि कर्नाटक में जब ट्रेनों को रद्द कर दिया गया
अपील लोगों से की जा रही है, मजदूरों से की जा रही है कि आप कृपया यहीं पर रहिए, ना जाएं। आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, लेकिन अगर लोग नहीं रुकना चाहते हैं, वहाँ नहीं रहना चाहते हैं, वापस अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ये पूछने के लिए, ये जानने के बजाय आप सीधा ट्रेनें कैंसिल करवा देते हैं, ये कितना सही है, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये जो एक सूची आपके पास भी, बीइंग मीडिया पर्सन, सूची आपके पास भी आ गई होगी इस संपूर्ण भारत के स्टेट वाइज और रेलवे का। और देश के प्रधानमंत्री जी ने ये सारा मुख्यमंत्रियों के साथ डिस्कशन करने के बाद ये निर्णय लिया कि ये 3 कैटेगरी या 4 कैटेगरी के जो लोग स्टेट तय करेंगे, स्टेट जो डिसाइड करेगा, भारतीय रेल उसको रेल प्रोवाइड करेगा और गंतव्य स्थान पहुंचाएगा। अब नई स्थिति भी एक उत्पन्न हुई है, ये स्थिति उत्पन्न ये हुई है कि जहां से लोग पलायन करेंगे, चूंकि माननीय मोदी जी ने कहा कि जान है तो जहान है, वहां से लोग सोशल डिस्टेंसिंग या तमाम पैदल चल करके कैसे दूरी तय करेंगे। दूसरा, कल कारखाने का लॉकडाउन खुलता है तो वो लोग फिर लौट करके आएंगे कि नहीं आएंगे, उनकी चिंता का विषय राज्य स्तर का है। तो इस वजह से उन्होंने ये ऐसा विषय रखा कि हम लोग आपकी चिंता यही करेंगे, इस तरह का। दूसरा, एक निवेदन के साथ मैं इतना लंबा वक्त बीत चुका है, तकरीबन 1.5 महीने का वक्त बीत चुका है, तब तक उनकी सुध नहीं ली गई। आज आपको ये लगा कि आपकी आर्थिक गतिविधियां रुक जाएगी, आपकी फैक्ट्रियां रुक जाएगी, कामकाज नहीं होगा, कारखानों में कामकाज नहीं होगा, आपके जो औद्योगिक धंधे हैं वो चौपट हो जाएंगे, तब आपको ये याद आया कि आप मजदूरों का ख्याल रखेंगे। नेहा जी, हमारे बीएमएस के भी साथी बैठे, जानकारी दे दूं आपको। इस समय जो है देश के तमाम संस्थाएं, भारत सरकार और भारत सरकार के तमाम और भाजपा और आरएस, ये सारे एकजुट होकर के मजदूर हो, बेरोजगार हो, निराश और तो और भारतीय रेल भी आपके भोजनालय बना करके आरपीएफ और कॉमर्शियल डिपार्टमेंट, और अभी भी ट्रेन जो चल रही है फ्री खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये जो विपक्ष के साथी है कांग्रेस के लोग, आज भी राजनीतिक रोटी ने फेंक करके जो बेचारे भूखे लोग हैं खाना पहुंचाना चाहिए। आज इनको अमेठी जो है राहुल गांधी को हकीकत तो ये है ना कि अगर लोगों को खाना मिल रहा होता, नहीं लोगों को खाना मिल रहा होता, मजदूरों को मिल रहा होता, तो सब लोग क्यों पलायन करने को मजबूर होते। महामारी में हम लोग मदद करें, ये देश का नहीं वैश्विक महामारी है, इसमें बजाय भाषणबाजी करके जो है मीडिया और चैनल पर आकर जब इनको जानकारी है तो मदद करनी चाहिए। सरकार, राज्य सरकारें भी तैयार है खाने को। नहीं, चलिए इस विषय पे हम आएंगे, इस विषय पे आएंगे। प्रवासी मजदूरों पर सियासत लगातार जारी है, मजदूर घर जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ राज्य सरकारें रोड़ा अटका रही है। इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राजू शेट्टी जी, सवाल आपसे है कि तमाम कोशिशें सरकारों की तरफ से की जा रही है। अभी रमेश जी को भी आप सुन रहे थे और अजय जी को भी आपने सुना। फिर आखिर क्या वजह है कि मजदूर फिर भी अपने घर जाने को आतुर है, परेशान है? उसका ये कहना है कि हम चाहे घर पे जैसे भी रह ले, लेकिन हम यहाँ से अपने घर जाना चाहते हैं। एक तो मजदूरों को बहुत तकलीफ हो चुकी है, ज्यादा दुख वो सह चुके हैं, और मजदूरों को ये भरोसा नहीं है कि ये कब तक ये कोरोना में कुछ कंट्रोल में आ जाएगा और इससे कुछ इलाज हो जाएगा। और जिस तरह से यहाँ के जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका जो बर्ताव है वो भी एक कारण है कि मजदूर चाहते हैं कि जो कुछ होना हुआ हमारे नसीब में जो कुछ है वो हम देखेंगे अपने गांव में जाके, घर में जाके, लेकिन हमें यहाँ रहना नहीं है। इस तरह से एक मजदूरों की एक मानसिकता बन चुकी है, इसलिए वो रहना नहीं चाहते। और मुझे नहीं लगता कि एक बार अगर ये मजदूर बाहर जाते हैं तो कम से कम 1 साल तो वापस नहीं आएंगे। जी ठीक है। अब एक सवाल यहाँ पर आपसे है मेरा अनीश जी, क्योंकि ये ट्रेड यूनियन की तरफ से पहले भी कहा गया था। जी 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 रखिए अपनी बात रखिए। नेहा जी, मैंने अभी सुना, रमेश जी को सुना, इनका पूरा भाषण सुना मैंने, और अनीश जी भी कंफ्यूज हो गए, वो भी भ्रम की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि जो मजदूर अपनी टिकट लेके आ सकते हैं वो टिकट ले लें, कैटेगरी बना लें, और जो भी मजदूर देख रहे होंगे अनीश जी, आप उन्हें कंफ्यूज ना करें। जिस प्रकार से मेरा सवाल रमेश जी से है, नेहा जी एक मिनट, अनीश जी आपके बीच में नहीं बोला, आप अपनी बारे में बोलिएगा। जिस प्रकार मेरा सवाल, मैं नहीं बोल रहा हूँ। नेहा जी, जिस प्रकार से हम विदेशों में इस बीमारी के दौरान जो हमारे भारतीय विदेश में बसे थे,
जो भारतीय हमारे विदेश में फंसे थे उनको बिना किराए हम यहाँ पे लाए, और जो किराया दे सकते थे। क्या गरीबों के साथ अन्याय नहीं है? मजदूर, ये बीच में कौन बोल रहा है? डिबेट का तरीका नहीं है जो बीच में बोले। मैं किसी के बीच में नहीं बोला। तो मेरा मानना रमेश जी से पूछना ये है कि जिस प्रकार भारत के लोग जो विदेशों में फंस गए थे उनको भारत वापस लाया गया, उनसे रेलवे उसने एयर जो कंपनीज हैं उन्होंने, भारत सरकार ने उनसे किराया वसूल नहीं किया। और गरीबों से एक तरफ तो कहते हैं कि इनसे पैसे नहीं लेंगे, केंद्र सरकार 85%। ये सीधा सीधा नेहा जी एक लाइन में बोलते कि भारत में जितने भी लोग श्रमिक मजदूर फंसे हैं निःशुल्क, सिर्फ एक लाइन, निःशुल्क रेलवे से यात्रा कर सकते हैं। ये कंफ्यूजन, ये भ्रम की स्थिति इन्होंने जान के पैदा की है। ये बात अनीश जी को रखनी चाहिए थी, जो नहीं रखी, क्योंकि आप मजदूरों का नेतृत्व करते हो। देखो आप, मैं, नेहा जी, राजू जी, अनीश जी, अगर हम हवाई जहाज की यात्रा करते हैं तो हमें लगता है कि हम चारों पांचों सक्षम हैं, लेकिन एक मजदूर जिसको खाने के लिए रोटी नहीं और जिसके पास दवा नहीं, जिसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनसे आप कैसे पैसे चार्ज कर सकते हैं? आपके सवाल का जवाब भी ले लेते हैं। रमेश जी का कहना है कि जब विदेशों से रसूखदार परिवारों के जो लोगों को आप फ्री में ला सकते हैं, तो क्या मजदूरों को वापस अब उनके घर फ्री में नहीं पहुंचा सकते? एक तो कांग्रेस के हमारे साथी लोग जो है पता नहीं अपने स्वभाव में इनको पल पल राजनीति, सेना में भी जो है राष्ट्रभक्ति के प्रति राजनीति नजर आती है। अब बीच में देखिए, मैंने बोला बीच में, मैंने बोला बीच में, तो मुद्दे की बात कीजिए। अरे आप सुनिए ना, दूसरा भाषण कैसे भाषण देते हैं। अब अपनी जबान बंद करिएगा आप, करो ना। अरे छोड़िए ना, लोग बैठे हैं। अरे सारे समय आप लिखो क्या? ऐसा है, आप जो अपना भाषणबाजी बंद करो। ऐसा है भाषण आप दे रहे हो, मैंने मुद्दे की बात की है। नहीं ठीक है, एक करके अपनी बात रखिए। रमेश जी को बोलने दीजिए, बाकी अभी। पहला तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। केंद्र जो है कोई भी निर्णय लेने से पहले एक तो मोदी जी के बारे में कहा कि हर बार माफी, एक पहला व्यक्तित्व है जो डायरेक्ट चाहे लाभार्थियों चाहे जनता जनार्दन हो सीधा संपर्क करती है। उन्होंने समय समय पर मुख्यमंत्रियों के साथ डेमोक्रेटिक सिस्टम में, राज्यों का भी अपना एक सिस्टम है। ये मजदूर या जो भी श्रमिक या छात्र जहां भी है राज्यों में बसे हैं, केंद्र कोई निर्णय इंडिविजुअल कैपेसिटी में कतई नहीं ले सकता कि किसी को फिर कहते हैं ममता की तरह से कि दखलंदाजी कैसे कर ली। इसीलिए भारत सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने एक प्रोग्राम बनाया कि आप जो है नोडल ऑफिसर से स्टेट वाइज आपस में टाई अप करो, और ट्रेन हम दे रहे हैं, उसकी संपूर्ण व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन आपस में टाई अप करके भेजने का, सूची देखने का काम करो। उसमें इनकी चिंता का विषय नहीं है। और जहाँ जो है कहाँ परेशान है उनको देखने का विषय नहीं है, कहाँ इनकी जरूरत है उनकी देखने का विषय नहीं है। खाली इनको राहुल को, प्रियंका को या तो फंड पर उठाने का वो है, लेकिन चिंता न करें, इनका फंड, इनके फंड जनता ने जाना है, गरीबों को जाना है। कितनी गरीबी मुक्ति दिलाई। ये पीएम केयर फंड को भी कहां तक पहुंच सकते हैं। राजनीति, घिनौनी राजनीति छोड़ दें करना, सीधा राज्य सरकार अपनी शासित जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनको बोले। नहीं देखिए, इसको राजनीति से दूर रखना चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें राजनीति हो रही है। कोऑर्डिनेशन करके श्रमिकों को पहुंचा। दूसरा चीज, हमारे बीएमएस के साथी बिल्कुल सही है, हम हाड़ मात के पुतले हैं। मोदी जी ने भी मानवीय दृष्टिकोण को रखते हुए कई बार हाथ जोड़कर कहा कि मैं जानता हूं, मैं समझता हूं विकराल परिस्थिति से लोग गुजर रहे होंगे, रोज लाने खाने वाले लोग परेशान होंगे। और बीएमएस के जो साथी हैं वो जो कह रहे थे, मैं उनकी बात को दिल से जानता हूं कि उनको ऐसा लगने लगा है कि जान बचेगी नहीं, यहाँ रहने से क्या फायदा है। परिस्थिति पैदा हुई है, लेकिन इस परिस्थिति को क्योंकि राज्य में जो लोग हैं, राज्य का कोऑर्डिनेशन से मिलकर के प्यार मोहब्बत से हमको राजनीति करना बंद करें। हमारी सबका जो एकजुटता के साथ इस कोरोना वैश्विक महामारी से आज एक तरफ हम डॉक्टरों को बिल्कुल इससे एकजुटता के साथ लड़ना है, लेकिन बावजूद इसके इसमें सियासत होना ये वाकई शर्मनाक है। हम नहीं करना चाहते, बिल्कुल, लेकिन ये बंद करें। ठीक है राजू जी, सवाल इस बात को लेकर है कि ममता बनर्जी की अगर हम बात करें तो क्लियर कट मना कर देना
कि हम तो नहीं लेकर आएंगे बंगाल में मजदूरों को। हालांकि जो महाराष्ट्र में बंगाली मजदूर हैं, जो बंगाल से ताल्लुक रखते हैं, वो उम्मीद लगाए बैठे थे, 2500 मजदूर हैं जो कि उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो जल्द ही अपने घर लौटेंगे, लेकिन ये सीधा कहा गया कि नहीं, हम नहीं लेकर आएंगे उन मजदूरों को। ये अब ऐसे में, ऐसी स्थिति में अब मजदूर कहाँ जाए, ये एक विकट समस्या है उसके सामने। लगता संपर्क टूट गया। अनीश जी, आपसे ही सवाल है मेरा ये कि ऐसी स्थिति में आखिर मजदूर कहाँ जाए, ये एक विकट समस्या उनके सामने पैदा हो गई है। जी, आज जैसे अभी मेरे कांग्रेस के साथी अजय जी बोल रहे थे, आज मुझे लगता है कि इस मामले पर राजनीति ज्यादा हो रही है और गलत दृश्य दिखाया जा रहा है मजदूरों को लेकर के। सरकार अपनी, जैसे बंगाल सरकार की आपने बात की, ममता बनर्जी की आपने बात की, ममता दीदी अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं। आज हम उत्तर प्रदेश की तुलना करें, आज उत्तर प्रदेश हर प्रांत में ज्यादा करके, सबसे बड़ा प्रांत है, सबसे बड़ी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, जाकर के लेकर के आ रहा है अपने श्रमिकों को। मुझे लगता है उसी तरह की जिम्मेदारी बाकी मुख्यमंत्रियों को, बाकी राज्य सरकारों को निभानी चाहिए। जो अभी कांग्रेस के साथी ने बात की कि मजदूर किराया फ्री में लाना चाहिए, ठीक है। नहीं, जो कर्नाटक सरकार ने ट्रेनें रद्द कर दी, जो हरियाणा की सरकार भी अपील कर रही है कि अब जो यहाँ पे मजदूर है वो यहीं पे रहें, बाहर ना जाएं, वो क्या है, वो आपको लगता है कि सही है? नेहा जी, मैंने आरंभ में बोला ना, मजदूर को एक टूल की तरह प्रयोग किया जा रहा है। आज उनको अपने राज्य के अंदर उद्योग चलाने के लिए दोबारा आवश्यकता पड़ेगी, दोबारा मजदूर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, इस कारण से मजदूरों को जबरदस्ती रोक रहे हैं। वो एकदम गलत है। मजदूर, हर व्यक्ति संकट, जैसे राजू जी ने बोला, हर व्यक्ति संकट के समय अपने परिवार, अपने गांव में, अपने घर में रहना चाहता है। तो जो जाना चाहता है वो रहना चाहिए। एक 2-3 महीने का समय निकलने दीजिए, स्थिति ठीक होगी, मजदूर वापस अपने काम पर लौट करके आएगा। और उद्योग भी अभी 100% चालू नहीं होगा, आदि उसके साथ चालू होगा, उतना मजदूर प्रदेश में रहेगा। पूरा का पूरा मजदूर कहीं नहीं जाने वाला। हम बात करेंगे पूरा का सारा मजदूर प्रवासी नहीं है। प्रवासी मजदूर जिसने अपना घर बना रखा है, परिवार वहाँ रहता है, बच्चे पढ़ते हैं, वो सब अपने घर गांव नहीं जाएगा, बहुत 100% कभी नहीं जाने वाला। तो मुझे लगता है कि सरकार को एकदम टूल की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए, मजदूर को एक मानवीय तरीके से सोचना चाहिए और मजदूर को एकदम मजबूर ना समझे। मुझे लगता है वो दृश्य खड़ा, लेकिन सर जिनके पास पैसा नहीं है, जिनको ट्रेन के टिकट के लिए मांगा जा रहा है, उनके पास पैसे नहीं है सर, वो अकेले और पैदल चलने को मजबूर है। आप बताइए ना, ये कहाँ तक उचित है? क्या वाकई ये आपको लगता है कि सही है कि लोग पैदल जाए 1500 किलोमीटर? मुझे लगता है कि बिना तथ्यों के जानकारी के बहुत सारे लोग बातें करते हैं। पैदल जाने वाले टोटल मजदूर दिल्ली के अंदर 40 लाख मजदूर है, मैं बात करता हूँ। कितने लोग पैदल गए होंगे, कितने लोगों के साथ घटना घटी होगी, हर एक की चिंता करनी चाहिए। जो व्यक्ति किराया दे करके जा सकता है, मैं मजदूरों का प्रतिनिधि हूँ, मजदूरों की बात करता हूँ, किराया दे करके जाने के लिए बहुत सारे मजदूर तैयार है। मजदूर जब देने के लिए तैयार है तो हमारे ऊपर राजनीति क्यों हो रही है? हाँ, जिस मजदूर के साथ दिक्कत है, जिसका पैसा नहीं है, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसको अपने घर तक सीधा पहुंचाए, हमारे ऊपर राजनीति ना हो, चाहे कांग्रेस करे या बीजेपी करे। लेकिन आप मजदूरों को उनका प्रतिनिधि हैं, आप उनको प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है ना कि आप ऐसे भी मजदूरों से मिले होंगे ना सर, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, कैसे वो अपने पैसे देंगे, कैसे किराया देंगे? मुझे लगता है कि सरकारों की बजाय समाज ने मजदूरों की चिंता की है। आज कहीं पर भी मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर कहीं भी मजदूर थोड़ा बहुत दिक्कत हुई होगी, भूखा सोया हो। समाज ने चिंता की है, संगठनों ने चिंता की है, बहुत सारी सरकारें एकदम इस वाले मामले में फेल हुई हैं। दिल्ली के अंदर मैं बात करूं, दिल्ली सरकार सारी टीवी पर उसके अंदर नजर आती है, स्टूडियो के अंदर नजर आती है, सारी की सारी उसकी योजनाएं। दिल्ली के अंदर हम बात करते हैं, दिल्ली सरकार ने कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए 5000 रुपए की बात करी, बहुत कम लोगों तक पहुंचा है पैसा वो वाला। दिल्ली सरकार ने ई राशन कार्ड की बात करी, 1 महीने पहले लोगों ने ई राशन बनवाया, आज तक उनका पासपोर्ट और कोड नहीं आया कि राशन। ठीक है, अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय जी। नेहा जी, मैं धन्यवाद करता हूँ रमेश चंद्र जी का। 38 मिनट की डिबेट में इन्होंने स्वीकार कर लिया कि जो भारत के मजदूर हैं वो डरे पड़े हैं, तो इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अपना फेलियर मान लिया। और उल्टा मान रहे हैं, आपके बीच में नहीं बोला, आपने खुद मुझे मना किया था। और अनिल जी ने जो बात की, अनिल जी ने जैसे गिलास में आधा पानी भरा, इस मुद्दे पे बात करिए कि जहाँ जहाँ आपकी सरकार है, नहीं आप राजनीति नहीं करिए ना सर, आप जहाँ पे सरकारें हैं वहाँ सुनिश्चित करिए कि मजदूर ना जाए, पलायन करने में मजबूर ना हो। आप मुद्दे से भटक रही है, मेरा सवाल ये था नहीं, उसका जवाब नहीं मिला। मैंने कहा जो भारत के नागरिक विदेशों से आए और वो विदेशों से आए
सर आप फिर वही बात दोहरा रहे हैं, उसमें बातचीत हो चुकी है। नहीं अजय जी मुद्दे पे आइए सर। आपकी राज्य सरकारें जहाँ जहाँ पर है, आपकी सरकारें जहाँ जहाँ पर है, आप वहाँ सुनिश्चित करिए कि मजदूर पलायन को मजबूर न हो। पहाड़ी और गिनौनी राजनीति कर रही है। मुझे जवाब चाहिए। नहीं मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आप भटकाइए नहीं, आप बार बार उस बात को बोलेंगे नहीं, इतना वक्त नहीं होता है ना सर डिबेट में, इतना वक्त थोड़ी ना होता है। आप मुद्दे पे आइए। नहीं आप मुझे मुंह कर दीजिए, मैं उनका भाषण सुनने नहीं आया, मेरे बीच में बोल रहे हैं वो। नहीं तो कौन किसका भाषण सुन रहा है सर? आप मुद्दे पे आइए ना, जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए ना। आप सुन रहे हो, आप मुझसे मुद्दे की बात पूछो ना। आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए सर। नहीं इस तरह से नहीं होगा। आप मुझे ये बताइए सर, आप पूछेंगे या मैं पूछूंगी? अजय जी मुझे मेरा काम करने दीजिए ना। आपको सवाल ही नहीं पता? नहीं, हाँ ठीक है, मुझे सवाल नहीं पता, आपको जवाब पता है तो आप जवाब दे दीजिए ना। आप जवाब दीजिए, आप बताइए कि आपकी सरकारें क्या कर रही है, आपकी राज्य सरकारें क्यों राजस्थान के कोटा में जो छात्र थे वो क्यों वापस जाने को घर मजबूर हो गए? बताइए क्यों वहाँ राजस्थान की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए? क्यों कर दिए? क्यों वहाँ से जो मजदूर है वो पलायन करने को मजबूर है? क्यों राशन उन्हें नहीं मिल रहा है? बताइए। उन सवालों का जवाब नहीं होता आपके पास। आप एंकर की तरह बात करें, प्रवक्ता नहीं है सर। मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है तो प्रवक्ता बना दिया जाता है। ये दिक्कत है आप लोगों की, जब आपके पास जवाब नहीं होता तो आप प्रवक्ता बना देते हैं। जवाब क्या होता है? मेरी बात आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए। पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। जो लोग हवाई यात्रा करके यहाँ पे आए उनसे फिर आप वही बात आ गए, उसी बात पे आ गए कि हवाई यात्रा करके आए, उनको निःशुल्क ले आया गया। आप मुद्दे के जवाब फिर वही बात। नहीं ठीक है, रहने दीजिए रमेश जी, नहीं ठीक है सर, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, मुझे भी आपसे बात ऐसा है, कांग्रेस के पास मुद्दे और मुद्दों की चिंता की होती तो आज पार्लियामेंट में औकात इनकी 10% की नहीं रही है। आज जो है देखिए, ये कोरोना जो मुद्दा है, फिर मैं एक आग्रह करना चाहूंगा, न राजनीतिक है न किसी पार्टीगत है। आज अगर राजस्थान में जो छात्र जिस तरह से त्रात्रा कर रहे थे, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के लोगों ने बसें भेजी और बसें भेज करके मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह चिंता की, और फिर मैं आगे आग्रह के साथ कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्रियों के साथ समय समय पर वार्तालाप हुआ है। जो और एक उदाहरण देना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, नवीन पटनायक जी ने 12 बजे के बाद मोदी जी को फोन किया और उन्होंने कहा कि अगर सुबह तड़के तक ये व्यवस्था नहीं हुई आपके अगर फ्लाइट के द्वारा तो मेरा जो है जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। रात को सारा व्यवस्था करके वहाँ हमारी सरकार नहीं है उड़ीसा में। ठीक है, और जिस तरीके से सरकार तोड़ा इस समय राजनीति बंद करो। ठीक है, राजू शेट्टी जी भी जुड़ गए एक बार फिर से हमारे साथ। राजू जी, सवाल इस बात को लेकर है कि मजदूर क्योंकि रीढ़ का हिस्सा माने जाते हैं, रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं किस अर्थव्यवस्था की, और ऐसे में भारत में एक बड़ा तबका है मजदूरों का, और ये जब अपने घर, अपने राज्य, अपने गाँव में लौट जाएंगे तो कैसे आगे गतिविधियां शुरू होगी, कैसे आर्थिक गतिविधियां शुरू होगी, कैसे फैक्ट्रियां चलेगी, कैसे कारखाने चलेंगे, कैसे ऐसे उद्योग धंधे चलेंगे जो कि अनौपचारिक है, ये कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर एक राज्यों में अगर इंडस्ट्री चलानी है, बाकी कंस्ट्रक्शन का काम चलाना है, बाकी काम कराना है, तो इन मजदूरों की जरूरत पड़ेगी जी। है। और उनको ऐसा लगता है कि नहीं रोजगार हमें चाहिए, न हमें सुरक्षितता चाहिए। हम चाहते हैं अपने गांव जाना चाहते हैं, अपने गांव में भूखे रहेंगे लेकिन अपने गांव में रहेंगे, अपने प्रदेश में रहेंगे। ये जो भावना आज मजदूरों के मन में बनी है वो निकालना चाहिए और उनको उनके मन में एक भरोसा जताना चाहिए कि नहीं भाई, हम आपको सुरक्षितता प्रदान करेंगे, हम आपकी सुरक्षा की चिंता करेंगे और किसी को भी कोई खतरा नहीं है। इस तरह से एक भरोसा जताना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। और अगर ये मैंने बार बार कह चुका हूँ कि अगर एक बार ये मजदूर वापस जाएंगे तो फिर कम से कम एक साल तो वापस नहीं आएंगे, और इसका जो प्रभाव है वो इंडस्ट्री पे पड़ेगा, बाकी क्षेत्रों पे पड़ेगा। और क्षेत्र ऐसे है कि वहाँ मजदूर नहीं मिलेंगे तो बहुत चिंता का विषय होगा। ठीक है अनीश जी, ये मजदूर अगर चले जाएंगे तो इनको वापस लाना कितनी बड़ी चुनौती होगी फिर सरकार के लिए? अभी घर भेजना फिर वापस लेके आना, इसको जैसा ही मैंने पहले कहा, इसको थोड़ा जो मजदूर की भावना को समझ करके बात करनी पड़ेगी।
एक बार मजदूर में विश्वास जगाने की बात है। मुझे लगता है इसमें जबरदस्ती के बजाय सरकार को मजदूर के अंदर विश्वास जगाना होगा। विश्वास जगा करके मजदूर मन से रुकता है तो रोकना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए मजदूर पर कि ट्रेनें कैंसिल कर देंगे, हम जबरदस्ती नहीं जाने देंगे। इस प्रकार का व्यवहार किसी भी सरकार को नहीं करना चाहिए, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। ठीक है, भावनात्मक मुद्दा है। ठीक है रमेश जी, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कर्नाटक में, हरियाणा में आपकी सरकारें सर ऐसा कर रही है। हरियाणा में हालांकि कैंसिल नहीं किए, लेकिन कर्नाटक में तो कैंसिल कर दिए, रद्द कर दिए। नहीं, ऐसा है, वहाँ भी अपील की है, हरियाणा में भी कैंसिल नहीं किए हैं। और नहीं, कर्नाटक में कर दिए सर, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। नहीं, उनसे भी उन्होंने पहले एक अपील की है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारी चीजें जो लॉकडाउन का अनुपालन करने के लिए भीड़ जाएगी, पैदल जाएंगे, परेशानी होगी, जहाँ वहीं रहे वहीं व्यवस्था हो, तो ऐसा सोच करके उनकी जो है सद्भावना के सोच करके सर ये अपील है या फिर थोपा गया है सर, ये बता दीजिए। उन्होंने किया होगा। नहीं, ये अपील है, ये थोपा गया है कि हम तो करवाएंगे, हम तो आपको रोकेंगे ही। राज्य का प्रतिनिधि मैं नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने जहाँ तक इस तरह किया, लेकिन मैं केंद्र सरकार का ये निर्णय जो है बहुत बेहतरीन। अगर लॉकडाउन अगर समय से न लिया होता, समय के मुताबिक अनुपालन न किया होता, तो आज स्थिति हमारी हजारों में नहीं होती, लाखों। 135 करोड़ का देश आज बहुत व्यवस्थित तरीके से संभल पाया है। आगे संभले भारत सरकार की चिंता है, हम सब लोगों की चिंता है। मुद्दे पे नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मजदूर जो है, क्या ये अपील है या ये थोपा गया है? क्योंकि सरकार पर उद्योगपतियों का दबाव है कि अगर ये मजदूर चले जाएंगे तो कैसे कंस्ट्रक्शन का काम होगा, कैसे कारखाने चलेंगे, कैसे फैक्ट्रियां चलेगी? सरकार किसी उद्योगपति या इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये दबने वाले न पीएम है न सरकार है, ये कमिटेड है उन गरीब गुरुओं के प्रति। लेकिन तो मैं जान है तो जान है, रद्द करने का मतलब मैं इसके क्या मायने निकालूं? नहीं, ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपील उत्तर प्रदेश सरकार भी कर रही है, दूसरी सरकार भी कर रही है कि एक तो सब पैदल न चलें और जो व्यवस्था है उनके मुताबिक उनका यूज करके प्रॉपर तरीके से आए। संसाधन केंद्र सरकार भी जुटा रही है, लेकिन उसका टाई अप करने का राज्य सरकारों को दिया है। राज्य सरकारों को दिया है कि राज्य सरकार के साथ तालमेल करके ऐसा करने का कार्य करें। कर्नाटक में ट्रेनें क्यों रद्द की गई? अपील का मतलब अलग होता है सर। आप ट्रेनें कैंसिल कर देंगे यानी कि आप तो थोप रहे हैं कि हमने तो कह दिया है कि आप रुकिए यहाँ पर। ट्रेन कैंसिल करने का चूंकि ये कंसर्निंग उनको जानकारी ली जाए, लेकिन हमारा केंद्र सरकार राज्यों के साथ टाई अप करके पूरी चिंता पुनः कहना चाह रहा हूं कि भारत सरकार और संगठन मुस्तैदी के साथ लोगों को चिंता किए हुए हैं। और आज भी अपील आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि लोग जो राजनीतिक रोटियां न सेक करके इस समय मुद्दा जो जान और जान का मिल करके लोगों को जो जहाँ भूखे हों अंतिम क्षण तक पहुंचाने का कार्य करें। कोरोना जैसी महामारी ये किसी की अमीरी गरीबी नहीं देख करके सबको एक साथ जुटने का कार्य करें, मेरी ऐसी अपील है। ठीक है अजय जी, सवाल ये भी है कि अब सियासत ना करके क्या नहीं लगता कि जितना हम ध्यान अपनी सियासत पे लगा रहे हैं या मजदूरों पर राजनीति कर रहे हैं, उससे बेहतर ये रहेगा कि जो मजदूर वाकई नीडी है, जो जरूरतमंद है, उनका ख्याल रखा जाए, उनको जरूरत का सामान मुहैया कराया जाए। बिल्कुल मैं बिल्कुल राजनीति की बात नहीं करूंगा और राजू जी और अनिल जी की उस बात से मैं इत्तेफाक करूंगा जो निष्कर्ष निकल के आया पूरी डिबेट में। उस चीज का नाम है विश्वास। जो विश्वास केंद्र सरकार ने मजदूरों के प्रति खो दिया, वो कंफ्यूज है कि हम अपने गांव जाएं या उस राज्य में रहें, तो बस सारा ठीक हो जाएगा। विश्वास पैदा कर दिए, जैसे राजू जी ने बोला है, जैसे केंद्र सरकार ने तो सर हरी झंडी दिखा दी है ना, अब राज्य अपना काम करे। केंद्र सरकार ने तो हरी झंडी दिखा दी है। फोड़ना बंद करो, सरकार पर ठीकरा फोड़ना बंद करो। ये तुम्हें नजर नहीं आता, पूरे विश्व ने रैंकिंग में नंबर 1 दिया है इस सारी वैश्विक महामारी से रोकने की व्यवस्था सारे श्रृंखला को, लेकिन आप ये ठीकरा फोड़ना बंद करो। सहयोग की भूमिका में ये काफी निंदनीय है कि मजदूरों पर सियासत की जाती है, राजनीति की जाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। ये वाकई निंदनीय है, शर्मनाक है कि मजदूरों पर राजनीति की जाती है। वो मजदूर जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं और ज्यादातर जो कामकाज है वो इन पर ही निर्भर करता है। तो ऐसे में अब इनका एक राज्य से दूसरे राज्य पे चले जाना, अपने घर वापस लौट जाना, अपने गाँव वापस लौट जाना, इनके सामने भी विकट समस्या आ जाएगी कि आखिर वहां पर भी कहां से रोजगार आएगा जब ये यहाँ पर काम कर रहे थे, और यहाँ पर आकर कामकाज कैसे चलेगा, ये भी एक बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पर राज्य सरकारों को भी समझने की जरूरत है, मजदूरों को भी समझने की जरूरत है और केंद्र सरकार को भी समझने की जरूरत है कि मजदूर हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।